सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर को एनटीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि हर एक चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप उस जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। उन चीज़ों पे ही बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कौन से एग्जाम में? एनटीएससी के एग्जाम में। हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 के लिए। आज एसएसटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर एंशिएंट इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को वी विल डिस्कस टुडे। और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही क्विकली। हम कोशिश करेंगे एक एक जो चैप्टर्स हैं बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें सो दैट हमारा टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और हमारा का टास्क जो है काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड इवन हमें टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। सो एक तरीके का रिवीजन कोर्स कह सकते हो, एक तरीके का आप कह सकते हो ब्रशअप है। किसके लिए? हमारे एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। मैथमेटिक्स का पैरेलल सीरीज आपका चल रहा है और इवन आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी बहुत जल्दी रिवीजन चैप्टर्स और लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री क्या है। मैं डिटेल में समझा रहा हूं लेकिन जल्दी जल्दी। कैसे? हिस्ट्री क्या है? इट इज अ कॉल्ड, मतलब वी कैन कॉल्ड द पास्ट इवेंट्स, जो हो चुके होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो हो चुके हैं उन्हीं का स्टडी क्या होता है? हिस्ट्री कहलाता है। हमने इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली 3 पीरियड में डिवाइड किया है। वी कैन डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री विद इन द 3 डिफरेंट पीरियड्स। द फर्स्ट पीरियड इज रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, मतलब फर्स्ट जो हमने पीरियड बोला वो था हमारा एंशिएंट इंडिया, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। द सेकेंड इज मिडाइवल, ऐसा मध्यकालीन भारत कह सकते हो, मिडाइवल इंडिया कहते हो। और थर्ड वन, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट में पढ़ेंगे। आज हम एंशिएंट इंडिया लेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, फोर्थ जो लेवल पर है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी देखेंगे, मिडाइवल, और आज लेकिन जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कब से कब तक है। चलो इंडियन हिस्ट्री के टाइम ड्यूरेशन को देखेंगे इस तरह से, मतलब इनमें से कौन कौन सा टाइम डिवाइड किया गया है। देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम शुरुआत से लेते हैं। शुरुआत से मतलब जब से हमें एविडेंस मिलना शुरू हुए, जब से हमें लोगों के एविडेंस मिलना शुरू हुए, अर्लियर जितनी भी सिविलाइजेशन सेटअप हुई थी तब से लेकर 1206 सीई तक का टाइम ड्यूरेशन जो था दैट इज एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट टाइम, कंफ्यूजन तो इसमें भी होता है, एंशिएंट मतलब क्या? तो एंशिएंट मतलब 1206 सीई तक। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सर ये सीई क्या है, एडी क्या है, बीसीई और बीसी, ठीक है। तो देखो एडी और सीई रिलेट करता है आपके कॉमन एरा से, बीसीई और बीसीई ये आपके रिलेट करता है कॉमन एरा के पहले वाले टाइम से। या तो बीसीई कह दो या बीसी कह दो, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, दोनों एक ही हैं। और एडी एनेडोमिन और दूसरा कॉमन एरा, तो सिमिलर से ही है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग इस पे लगाना नहीं है। तो देखिए आगे, यहां इसने क्या कहा है, यहां इसने बोला कि एंशिएंट इंडियन टाइम ड्यूरेशन को जब आप देखते हो तो एंशिएंट टाइम ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज एंशिएंट टाइम ड्यूरेशन। यहां पर डिस्कस किया हमने कि बिगिनिंग, जब से शुरुआत हुई, जब से एविडेंस हमें मिले तब से लेकर 1206 का टाइम ड्यूरेशन जो है तब तक का हमारा टाइम है एंशिएंट। मिडाइवल टाइम होता है 1206 से लेकर 1857 तक का। अब 1857 क्यों बोला हमने? देखो कई जगह पर आपको 1757 दिखेगा और कई जगह पर 1857। 1757 कुछ लोग ये मानते हैं जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया, तब तक का टाइम आपका मिडाइवल है। कुछ बोलते हैं नहीं, उनके आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क तब पड़ा जब हमारे यहाँ 1857 रिवॉल्ट हुई। तो कुछ तो मानते हैं 1857 और कुछ मानते हैं 1757। तो आपको 1857 के साथ जाना है, दैट इज मिडाइवल टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट है मॉडर्न टाइम पीरियड। 1857 की रिवॉल्ट के बाद से, क्योंकि मैंने यहाँ 1857 लिया है तो उसके बाद वाला टाइम मैं आपको बताऊंगा कि 1857 के बाद से आज तक का जो टाइम है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न टाइम में काउंट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया में कुछ छोटी छोटी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, एक बार अगर मैं चैप्टर 1 देखूं, मतलब आपके ना आरबीएससी के अंदर
आरबीएससी के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था, ये सारे ग्लिम्स लगभग अपन वहीं से ले रहे हैं। राजस्थान वाले स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखें, और इवन जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, गुजरात वाले हैं, उनके भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यूपी वाले जो बच्चे हैं, एंशिएंट इंडिया में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लगभग इंडिया के अंदर जो एनटीएससी जहाँ जहाँ स्टेट्स वाइज हो रहा है, मैक्सिमम जगह पर इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बट आपकी क्या था, पहले इस टाइम पर एक बुक चला करती थी, काफी अच्छी बुक थी, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसमें से चैप्टर 1 था जिसका नाम था ग्लोरियस इंडिया, उससे हमने रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड लीडर के तौर पर रिनोन हुआ। उसके पहले इसको गोल्डन बर्ड हम कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज हमारे यहां पर बहुत सारे लोग आते थे, और मैक्सिमम जो लोग आते थे यहाँ से चीज़ें और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज करने पर वो लोग यहाँ पे सोना देते थे और कमोडिटीज़ को लेके जाते थे। हमारी जो नीड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, हमें ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ रहा था। दैट इज़ वाई हमने क्या किया, हमने उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया और उनके बाद में हमने उस चीज़ को बेच दिया। हम खरीदते नहीं थे उनसे, हमने सिर्फ ये चीज़ समझी कि कैसे हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। उनसे हमने सोना लिया और उनको चीज़ दे दी, हमने इंपोर्ट कुछ नहीं किया, इसलिए हमारे पास बहुत सारा सोना कलेक्ट हुआ, इसलिए हम गोल्डन बर्ड भी कहलाए। हमारा जो आइडियोलॉजी था, हम यही मानते थे कि हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम का थ्योरी हमारे दिमाग में था। जो हमारे इंडियन ओवरसीज रीजन्स हैं, मतलब जो हमारे कोस्टल रीजन्स थे, उसको उस टाइम पर द्वीपांतर, ठीक है, द्वीपांतर, ये याद रखना, ये कहा जाता था द्वीपांतर। स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, ये याद रखें आप। एक एक नंबर के क्वेश्चन एनटीएससी में इसी तरीके से डीपली आते हैं, ठीक है, होपफुली याद रहेगा। बहुत सारे स्कॉलर्स इस दौरान इंडिया के अंदर सेल करके आए, और लगभग इंडस रिवर के थ्रू 6000 साल पहले, और उस टाइम पर आते थे। तो ये बात मान के चलें कि उनके जो शिप होते होंगे, इतने लंबे टाइम, इतनी लंबी डिस्टेंस को अगर वो कवर कर रहे हैं, तो फॉर श्योर उनके जो शिप्स होते होंगे वो बहुत ही पावरफुल होते होंगे। तो कब सेल किया? लगभग 6000 साल पहले। इनिशियली जब हम बात करें कि कब आए होंगे सबसे पहली बार स्कॉलर्स, तो 6000 साल पहले, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम अबाउट मोर हमारे सिविलाइजेशंस के बारे में। देखिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, रामायण महाभारत जैसे ग्लोरियस टेक्स्ट, और आप कह सकते हो एपिक्स जो हमें देखने को मिले, इसी टाइम ड्यूरेशन के थे। मतलब कौन से? जब हम बात करें एंशिएंट टाइम ड्यूरेशन के, इस टाइम पर वेदास, जिसको आगे चल के द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज भी कहा जाता है, वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे सामने आए। मतलब वेदास का जो जितने भी वेद हैं, कितने वेद होते हैं? 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ये 4 वेदास थे। ये चारों वेदास जिनको आप वर्ल्ड नॉलेज का स्टोर हाउस कहते हो, ठीक है। यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशंस, रामायण महाभारत, ये सारी चीजें हमें ग्लोरीफाई करती है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एक इस तरह का सिविलाइजेशन है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। मतलब आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिविलाइजेशन है सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन था, ठीक है। इसी टाइम ड्यूरेशन में द पोस्ट वैदिक पीरियड, वेदास के बनने के बाद, ठीक है, वेदास के बनने के बाद द आयरन वॉज वाइडली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। यूपी और बिहार के अंदर आयरन का यूज काफी हुआ। अब उसको कैसे आप देख सकते हो, कैसे आपको पता चला कि आयरन का यूज होने से यहां पे कई सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब के डेवलपमेंट से धीरे 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 सिचुएशंस बदलना शुरू हुई, और यहां से डिक्लाइन हो जाता है आपका पुराना वाला एंशिएंट जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो डिक्लाइन हुआ। और इसके बाद में कई सारे टाइनी जनास रिप्लेस कर दिए गए जनपदास के थ्रू। ये समझाना तुम्हें बनता है। देखो क्या चीज है, एक बार ये सारा डिलीट कर दें। देखिए भाई यहां पर क्या कहा गया, यहां कहा गया कि जब सिविलाइजेशंस हो गए, तो सिविलाइजेशन होने के बाद में, जब सिविलाइजेशन हुए, तो सिविलाइजेशन होने के बाद यहां पे ये जितने भी आप देखते हो, जैसे सिविलाइजेशन हुआ किसके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड डेवलपमेंट हुआ, इसके अलावा आपकी कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कैसे आयरन के यूज के बाद में। तो जो छोटे छोटे एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम थे
जो छोटे छोटे एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम थे, अब ये बदल गए थे। उस टाइम पर ये एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम जिनको जनास कहते थे, जन्स कहते थे आप, अब वो बदल गए थे जनपदास में। जनपदास क्या होता है? जनपद वो होता है जहां पे राजा रहता है और राजा अपने आसपास क्या करता है, बहुत सारे लोगों को सिचुएट कर लेता है, वहां पर लोग रह रहे होते हैं और वो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस हो जाता है। पहले ही क्या थे, ये जनास थे और जनपदास में कन्वर्ट हुए। अब जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। हम 6th सेंचुरी BCE की बात करें, 6th सेंचुरी BCE की बात करें तो इनको भी रिप्लेस कर दिया गया। इन जनपदास को रिप्लेस किया गया महाजनपदास से। पहले क्या है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट किसी भी सिविलाइजेशन की उस टाइम पर थी जनास, उसको रिप्लेस किया जनपदास ने और जनपदास को रिप्लेस किया महाजनपदास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब यहां पर याद रखें क्या होता था, जो इस टाइप के जनपदास होते थे, महाजनपदास होते थे, वहां पे कोई सॉवरेन रूल नहीं था। सॉवरेन रूल का मतलब यहां पे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। कई बार इसको इसने जीत लिया, इसको इसने जीत लिया, ये वाला एरिया इसका हो गया, फिर इसको भी किसी और ने जीत लिया, इस तरह की सिचुएशन। यहां पर कोई भी सॉवरेन रूल नहीं था। यहां पर किसी ऐसा नहीं था कि सॉवरेन रूल हो, किसी एक ही आदमी का रूल हो, एक्सटर्नल इन्वेशन ना हो सके, नहीं। यहां पे कभी भी अटैक हो जाता था और कभी भी कोई भी किसी भी टेरिटरी को जीत सकता था। तो ऐसे में इंडिया बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था, जैसे आज भी डिवाइडेड है, बट वो किसी एक के अंडर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले नहीं था ऐसा। यहां पर मैंने क्या किया है, आपको एक लिस्ट दी है। उस टाइम पर ये 16 महाजनपदास थे और इनकी ये कैपिटल है। कई बार एग्जाम में काफी डीपली अगर अपन पढ़ते हैं तो ये कैपिटल्स पूछ ली जाती है। ठीक है, ये सारी कैपिटल्स आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इन कैपिटल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, महाजनपदास की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 6th सेंचुरी से जो 4th सेंचुरी है तब तक का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो लगभग आप याद रखें महाजनपदास का टाइम ड्यूरेशन 600 से 325। याद रखना, जीरो के बाद, जीरो के इधर वाली जो काउंटिंग होती है, जिसको आप BC कहते हो या BCE कहते हो, वो उल्टी चलती है, और इधर वाली जैसे नॉर्मल हमारी काउंटिंग्स होती हैं उस तरह से। तो यहां पर 0 है, तो यहां पर 1 2 3 4, तो हम कहां से काउंट कर रहे हैं? हम 600 से काउंट कर रहे हैं, मतलब हम पीछे से काउंट कर रहे हैं और धीरे 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 हम कहां पर आए हैं? 325 पर आए, और धीरे धीरे कहां चल के आ जाएंगे? हम 0 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहां पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी और 6th सेंचुरी के अंदर इनको महाजनपदास कहा गया। वी हैव 16 महाजनपदास जो हमारे बौद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। इवन जैन टेक्स्टा में भी इन सब चीजों को देखने को, मतलब ये चीजों के बारे में मेंशन किया गया है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और जैन टेक्स्ट में भी। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, एंड दैट इज कि ये बताएं कि बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट था, ये बताओ कि जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट था उसके अंदर, मतलब उसका पहले तो नाम बता दो, तो दैट इज अंगुत्तर निकाय। और अगर आपसे पूछ ले जैन टेक्स्ट तो आपको बताना है भगवती सूत्रा। ठीक है, ये दो नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो हो सकता है नीचे आपसे ऐसे पूछ ले बताइए बौद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम इनमें से कौन सा है, और पूछ ले जैन टेक्स्ट का नाम इनमें से कौन सा है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा, इन सभी में इन 16 महाजनपदास का नाम मेंशन किया हुआ है। पहली चीज समझ में आई। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझो, कई जगह ऐसा भी है कि जैसे यहां पे काशी है, तो काशी का नाम, मतलब मैं काशी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें डायरेक्टली है, बट ऐसे समझे कि इन 16 में से कुछ नाम ऐसे थे जो डिफर कर रहे थे, नाम अलग बताया लेकिन थे महाजनपदास 16 के 16 ही। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी, कितने महाजनपदास? तो 16 महाजनपदास। जनपदास क्या होते हैं? जहां पे राजा और उसकी प्रजा रहती है। महाजनपदास क्या? अगर वो एरिया बड़ा है और छोटे छोटे जनपदों को जोड़कर के महाजनपद बनता है। मतलब आप ये कह सकते हो, एक ऐसे समझ लो, एक राजा है तो राजा का जो एरिया होगा वो तो जनपद होगा, और ऐसे और राजाओं से भी ऊपर जो हेड होगा तो उसका एरिया महाजनपदास। महाजनपदास का आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरे इंडिया को इन 16 डिविजन्स में इन्होंने बांटा था। ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो इन 16 जनपदास को याद करने का ट्रिक कैसे आप याद करेंगे, तो आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा महाजनपद है, हालांकि आपसे कैपिटल भी इनकी पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए, पहले तो ट्रिक एक बार पढ़ के देखो। ट्रिक कहती है कि पहले तो नाम पढ़ लेते हैं एक बार, चलो
थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। देखो भाई यहां पर कौन कौन से हैं, पहला है आपका काशी, फिर है कुरु, फिर है अंगा, मगधा, वज्जी, मला, चेडी, वत्सा, कोशला, पांचाला, मत्स्या, शूरसेना, अश्माका, अश्का, अवंती, ये अवंती है याद रखना, ठीक है, अवंती, फिर है गांधार और फिर कंभोज, ठीक है। ये सारे महाजनपद थे। अब इनको याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होनी चाहिए, अदरवाइज तो याद होंगे नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने पहले तो इनको यहां पर एक ट्रिक बताई जिसको आपको एक बार याद करना है, इसको लिख लीजिए, एसएस ले लीजिए इसका। उसके बाद में यहां पर बताया कि अश्क मत बहा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले, अब गाना बाजा कम कर सुनना, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो लगभग ये 16 के 16 आपको महाजनपदास याद हो जाएंगे। इसका एसएस ले लीजिए, चलिए होपफुली ले लिया होगा। तो देखो अश्क से यहां पर है अश्मक, मत से है यहां पे मत्स्य, बरसा से है यहां वत्स, चांदी के है चेडी, के स्किप करना है, मग में है मगध, में स्किप करेंगे, काशी के अंदर है काशी, को स्किप करो, वैसे कौशला भी कह सकते हो उसमें, 5 को मतलब पांचाल, अंक को मतलब यहां अंग, मिले को स्किप करना है, अदरवाइज आप इसको मल्ले भी कह सकते हो। अब को अवंती, गाना से गांधार, बाजा वज्जी, कंबोज, कर कुरु और सुन्ना मतलब सूरसेना, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि अश्क मत बहा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले, अब गाना बाजा कम कर सुनना, ठीक है। कर लोगे इसको याद, 1-2 बार इसको पढ़ोगे आप तो ये याद हो जाएगी। इससे इन चीजों को भी एक बार याद कर लेना, उससे ऑटोमेटिकली आपको सारे आपके जनपद याद हो जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्या कहता है, ये जो मेजर जनपद हैं, अगर आप इसको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान के अंदर बेसिकली ये जनपदास थे। कौन सा, जंगल, ये जनपद है, महाजनपद नहीं है, जनपद है, ठीक है। एक है जंगल, एक फिर मत्स्य इसमें पड़ रहा है, सूरसेना इसमें पड़ रहा है और शिवी इसमें पड़ रहा है, ठीक है। महाजनपदास तो वो 16 है, जनपद कई हो सकते हैं, तो उसके कुछ पार्ट, कुछ रीजंस, ठीक है। तो जनपद में पहला जंगल है, दूसरा मत्स्य है, फिर है सूरसेना और फिर है शिवी, याद रहेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, हालांकि मैंने इसको बताया हुआ भी है कि कौन सा जनपद और कहां है। चलिए देखिए एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जंगल प्रदेश कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, जंगल प्रदेश वो है जो बीकानेर और जोधपुर वाले डिस्ट्रिक्ट के आसपास का है। मत्स्य वो है जो जयपुर के आसपास की सराउंडिंग है। फिर ऐसे ही सूरसेना और शिवी, यहां तक आपको याद होना चाहिए। अगर हम इन जनपदास का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखें तो इन जनपदास के अंदर एक व्यक्ति जो राजा के थ्रू अपॉइंटेड होता था, जिसको आप फ्यूडल लॉर्ड कहते हो, वो फैमिली इस पे रूल करती थी, इन जनपदों पे रूल करती थी। उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना होता था अपने जो हेड होते हैं या लॉर्ड होते हैं उनको, और फिर इस तरह से मैनेजमेंट चलता था सारा। तो जनपदास में कौन हो गया, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल फैमिलीज क्या करती थी, रूल करती थी। और इसके अंदर जो जनरल असेंबली होती थी, जिसको आप क्या कहते थे, संत घर सभा, जनरल असेंबली दैट इज कॉल्ड। और इसके बाद में ये इसके मतलब एक तरीके से चीफ होते थे, और यहां पे जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उनका वोटिंग के थ्रू रिड्रेसल होता था। जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उन सभी को वापस से एक तरीके से वर्डिक्ट होते ना, जनसभा बना लेते हैं, फिर इशू सामने रखते हैं, फिर लोगों की वोटिंग हो जाती है और उसके बाद में ये सॉल्यूशन होता था। तो नॉर्मली इस तरह से यह काम चलता था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में। डायनेस्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले डायनेस्टीज कैसे कैसे काम चला, उसमें सबसे पहले आएगी आपकी मौर्यन डायनेस्टी। कैसे कैसे हमारे यहाँ रूल्स किए गए, मतलब कैसे कैसे हमारे यहाँ रूल्स हुए, कौन कौन से राजा ने, कौन कौन से डायनेस्टीज ने अपने यहाँ रूल किया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी की। जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को ही देखेंगे, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टीज, अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु हैव फॉर्म्ड, हु हैव कम फ्रॉम द सेम फैमिली। ओके, एक ऐसा डायनेस्टी क्या होता है, डायनेस्टी वो होता है जहां पे रूलर्स का एक सीरीज होता है और वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और सेम राज्य को एक तरीके से डील कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर हम डिस्कस करें कि कौन कौन से राजा रहे, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आ जाते हैं आपके बिंदुसारा, फिर आता है अशोका, फिर आते हैं दशरथ, फिर आते हैं आपके संप्रति, फिर आ जाता है आपका सलेशुक, फिर आ जाता है देव वर्मन, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सतधनवन, उसके बाद बृहद्रथ। ठीक है, आपको इसमें से याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और फिर बृहद्रथ। इनका टाइम ड्यूरेशन भी पूछ ले तो 322 से लेकर 185 तक। इसके बाद में ये डायनेस्टी चेंज हो जाएगी। आपको मेजरली इसमें क्या याद करना है, मेजरली आप इसको याद रखना है कि किसने शुरुआत की,
शुरुआत करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आए? उसके बाद लास्ट में बृहद्रथ था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं सबसे पहले। अब तो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य 322 BCE से 298 BCE। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं कि 0 और इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर आया आपका 322 और इधर आ गया फिर आपका 298। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां आ जाएगा 0, फिर इसके बाद में सीरीज जो होती है सीधी चलती है। ये है आपका BCE। इसका मतलब ये हमारे कॉमन एरा से भी पहले की बात है। तो वहां पर ये इस तरह से इनका ओरिजिन हुआ, टाइम ड्यूरेशन इनका रहा, काम इनका स्टार्ट हुआ, मतलब एक तरीके से रूल का शासन शुरू हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किसको हराया था? धनानंद को। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरीके से मगध पर क्या हुआ? शासन शुरू हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? धनानंद को। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। धनानंद कौन थे? नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं मगध के ऊपर 322 BCE में। फिर इसके बाद में आगे चल के उन्होंने पंजाब को, सिंध को, मगध को और वेस्टर्न इंडिया को, डेक्कन वाला जो रीजन है उसको इन्होंने क्या किया? कैप्चर किया। बात है 305 की, जब उन्होंने सेल्यूकस वन निकेटर को एक तरीके से हरा दिया। कौन थे ये? ग्रीक रूलर थे। सेल्यूकस वन निकेटर जब हराया तो हराने के बाद में क्या हुआ? हराने के बाद में ये सारी चीजें। पहली चीज, सेल्यूकस वन निकेटर ने अपनी डॉटर की शादी, जिसका नाम क्या था? हेलेन। हेलेन की शादी किससे कराई? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या क्या दिया उन्होंने कि भैया तुम हमारे जवाई बन गए हो तो अब क्या मिलेगा तुम्हें? काबुल मिलेगा, कांधार मिलेगा, बलूचिस्तान मिलेगा और मिरात मिलेगा। इसके बदले में यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एज अ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, उन्होंने 500 हाथी किसको दिए? सेल्यूकस वन निकेटर को लौटाए। ठीक है, दोबारा सुनना भाई अच्छे से। यहां पर क्या बोला मैंने आपको बताया कि यहां पर धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर आए। मगध के बाद पंजाब, सिंध, मगध और वेस्ट इंडिया, डेक्कन वाला रीजन इन्होंने जीता। इसके बाद इन्होंने सेल्यूकस वन निकेटर को हराया जो कि ग्रीक रूलर था। इसके बाद सेल्यूकस वन निकेटर ने अपनी डॉटर की शादी, इसका नाम था हेलेन, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई और उसके बाद एज अ गिफ्ट चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस वन निकेटर ने क्या क्या दिया? काबुल, कांधार, बलूचिस्तान और मेरठ। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर 500 हाथी किसको दिए? सेल्यूकस वन निकेटर को। मतलब ग्रीक रूलर्स के साथ में हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिलेशन रहा। ठीक है, और ये मान के चलो इसी कारण से ये जो अलग अलग ट्रैवलर्स थे, अलग अलग ग्रीक रूलर्स थे, इनका और हमारा रिलेशन बेटरमेंट रहे हमेशा से। तो उन्होंने हमेशा से क्या किया? एम्बेसडर्स हमारे पास भेजते रहे। ये एम्बेसडर्स कौन होते हैं? राजाओं की तरफ से भेजे हुए कुछ पर्सन होते हैं जो बेसिकली किसी एक डायनेस्टी के अंदर रह करके मतलब रिप्रेजेंटेशनशिप करते हैं अपने नेशन का। तो ऐसे ही एक सेल्यूकस वन निकेटर के भेजे हुए पर्सन थे जिसका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन थे? एक ग्रीक ट्रैवलर थे, ज्योग्राफर थे। ये क्या करते थे? ये बेसिकली किंग जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके कोर्ट के अंदर रहा करते थे एज अ एडवाइजर। एम्बेसडर बोल सकते हो, एडवाइजर बोल सकते हो। ठीक है, जिससे कि रिलेशन काफी अच्छे रहे। नेक्स्ट बात करें, इसने एक बुक लिखी, मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। कई बार पूछा गया है इंडिका किसने लिखी है, तो मैगस्थनीज ने। तो जो इंडिका बुक लिखी थी उसमें बताया गया मॉडर्न ड्यूरेशन, मॉडर्न टाइम पीरियड, और ये किसने लिखा है? राइटर कौन है? मैगस्थनीज, ऑफ कोर्स। इन्होंने 24 साल तक रूल किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो थ्रोन था, मतलब लास्ट 24 साल रूल करने के बाद जो उसका थ्रोन था वो आगे ट्रांसफर हुआ बिंदुसारा को, और उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट डेज में जैन धर्म को अडॉप्ट किया था। ये तुम्हें सब जानते होंगे वैसे भी। इनके जैन गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। और श्रवण बेनगोला, जिसको मैसूर कहते हो आज आप, वहां पर जाकर के इन्होंने इच्छा मृत्यु, फास्टिंग के थ्रू, जैन धर्म के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी व्यक्ति होता है लास्टली जब उसको ईश्वर के पास जाना होता है तो वो फास्टिंग के थ्रू, मतलब एक रिचुअल भी कह सकते हो, एक तरीके का एक आप बोल सकते हो रियल जैन जो रिलीजन है उसके अंदर इस तरह का प्रोसेस बताया गया है कि फास्टिंग के थ्रू आप मृत्यु को गेन कर सकते हो। एक जैना सैग है जिसको संथारा भी कहा जाता है हिंदी में, संथारा। ठीक है, जैना सैग है ये जिसमें फास्टिंग के थ्रू आप क्या कर लेते हो? इच्छा मृत्यु गेन कर लेते हो। ठीक है, यहां तक याद रहेगा आपको। ठीक है, इसको समझ के चलना अच्छे से। ये कब हुआ था? 298 BCE के अंदर। तो जो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो बता दिए मैंने। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट है अपने बिंदुसारा। बिंदुसारा
चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक बाद में, और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक ये रहे नहीं, 272 तक रहे, 298 से 272। इनको ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अमृतोचित, वायु पुराण में भद्रसारा, और इसके अलावा जैन टेक्स्ट रिलीजन के अंदर देखा जाता है कि इनका बाय बर्थ नेम बताया गया था समसेना। इसके अलावा इनकी डेथ, मतलब जब इनके पिता की डेथ हुई उसके बाद में ये राजा बने 298 के अंदर, तुम जानते हो इस बात को। फिर इनके दो बच्चे, एक अशोका और दूसरे सुशीम, इन्होंने इन दोनों को भेजा कि आसपास की जो रिवॉल्ट हो रही है उसको क्रश करो, खत्म करो तक्षशिला के पास में। इसके बाद में आगे चल के इन्होंने अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाया, कलिंगा तक इन्होंने अपना एम्पायर लेके गए, लेकिन कलिंगा ये जीत नहीं पाए। लगभग कलिंगा कहां पड़ता है? साउथ में। साउथ नहीं जीत पाए, आगे चल करके मैक्सिमम पूरे भारतवर्ष को उन्होंने जीत लिया था, अपना मौर्यन डायनेस्टी वहां पे फैला दिया था। अब आते हैं वो कैरेक्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले याद रखें इसका एक नाम देवनम प्रिया, कई जगह पर बताया गया है अशोका का, और देवनम प्रियदर्शी, दो नाम आपको देखने को मिलेंगे अशोका के लिए बोले जाते हैं। ही डिस्कवर्ड गुजरा जो कि मध्य प्रदेश में है, और मस्की जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कर्नाटका की। वहां पर जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जगहों को डिस्कवर किया। साथ ही वहां पर हमें इनके रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब पत्थरों के ऊपर कोई चीज कन्वे की जाती है, कोई मैसेज दिया जाता है, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अशोका ने ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए हैं जो पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने पहली चीज तो कौन सी दो साइट्स डिस्कवर करी है, एक तो है गुजरा और दूसरा है मस्की। ठीक है, आगे चल करके अगर अपन देखें तो इंडियन हिस्ट्री में ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने रॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस को मतलब बना करके लोगों को कन्वे करना शुरू किया। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट रूलर। एक क्वेश्चन बन सकता है ना, याद रखना। इसके बाद में इन्होंने कश्मीर को, खोतन को अपने रूलिंग टाइम के 7th ईयर में जीता। 8th ईयर के अंदर ये पहुंचते हैं कहां पे? कलिंगा, और कलिंगा भी जीत जाते हैं। जो चीज इनके पिता नहीं जीत पाए थे वो ये जीत गए। कलिंगा इन्होंने जीता, और कलिंगा के बाद में, कलिंगा पे उस टाइम पर रूल था नंद राजा का, नंद राजा को इन्होंने जीत करके पूरे भारतवर्ष को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन कलिंगा वॉर जब हुई तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए? मारे गए। और इस दौरान अशोका वॉज रियली इन शॉक कि ऐसा कैसे हुआ। उससे उन्होंने शपथ ली कि अब से मैं कोई भी लड़ाई फ्यूचर में नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो कलिंगा वॉर एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था अशोका के लिए, और अशोका ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया कि अब से वॉर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। ही अडॉप्टेड द धामा घोष इंस्टेड ऑफ भेरी घोष। देखो, धामा घोष का मतलब धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, भेरी घोष का मतलब एक तरीके का रिचुअल जिसमें बलि दी जाती है। तो बलि प्रथा को छोड़ करके उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे रास्ते अपनाए। बौद्ध गया वो गए, बौद्ध गया कब गए? अपने रूलिंग ड्यूरेशन के 10th ईयर के अंदर वो बौद्ध गया गए, और अपने रूलिंग ड्यूरेशन के 12th ईयर के अंदर वो लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु नगर। 40 साल तक इन्होंने रूल किया, और इसके बाद में 232 BCE के अंदर इनका मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने धामा, या जिसको धम्मा भी कहते हैं, तो धामा इन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश किया। अभी क्या था? एक तरीके का आप कह सकते हो, एक तरीके का डेवलपमेंट था, मॉरल आइडियोलॉजी थी, जिसके अंदर बताया जाता था कि हम सबको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं, आइडियाज हैं, उन सबको इन्होंने धामा कहा है, अशोकाज धामा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अपने सारे एक्शंस को, जो भी इविल एक्शंस हैं, जो बुराइयां हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। हमें संसार की भलाई के लिए काम करना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चैरिटी करनी चाहिए, हमें ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए, और हमारे एक्शंस में प्योरिटी होनी चाहिए। इसी को इन्होंने धामा कहा। ठीक है, इसके अलावा रॉक एडिक्ट्स, जिसमें इन सब के बारे में मेंशन किया गया। रॉक एडिक्ट्स का मतलब जो अभी हमने बनाया था ना, देखा था आपने, इंस्क्रिप्शंस जो थे, उसमें इन्होंने नरेट किया कि कैसे इन्होंने अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट्स थे इनके। तो कई जगह पर आपको देखने को मिलता है कि उनके थॉट्स क्या थे। उन्होंने कई बार पिलर्स पे, कई बार बड़े पत्थरों पर इन सब चीजों को लिखा। इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने धामा की इंफॉर्मेशन कौन से रॉक एडिक्ट में दी है। बात सुनना अच्छे से। इन्होंने धामा के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट्स में बताया? तो 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स में इन्होंने धामा के बारे में चीजें मेंशन की है। फर्स्ट रॉक एडिक्ट में इन्होंने बोला हिंसा नहीं करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए किसी भी यजना के लिए। जो आहुतियां हैं उनके लिए आपको किसी भी जानवर की बलि नहीं देनी है, यह चीज इन्होंने मेंशन की।
सेकंड रॉक एडिक्ट के अंदर जैसे पहली चीज तो तुम्हें ये पता चल गई कि धामा के बारे में बताया, फिर उन्होंने ये बताया कि आप कैसे पैसा जोड़ें और कहां पर पैसा खर्च करें, इसके बारे में सेकंड रॉक एडिक्ट में बताया। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स, छोटी छोटी रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें एक तो है सांची का स्तूपा और सारनाथ का, ये दोनों पिलर्स हैं, सारनाथ का अशोक स्तंभ और सांची का स्तूप। इन जगहों पर आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलती है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो प्लेसेस हैं जहां पे इनके थॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अशोका ने धर्म यात्राज भी शुरू करी। क्यों? उन्होंने कहा कि भैया आपको धर्म फैलाना है, धामा फैलाना है उनको। क्या? धामा को फैलाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, चैरिटी और बौद्धिज्म को फैलाने के लिए इन्होंने विहारास की जगह धामा यात्रा स्टार्ट की। विहारा क्या होती है? जब आप शिकार खेलते हो, जब आप अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मूव करते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस चीज को छोड़कर के आप क्या जाओ, आप धर्म की यात्रा के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओ। ये चीज इन्होंने यहां पर मेंशन करी। अशोका की जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में। लेकिन कुछ जगह पर जो इसके इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं वो खारोशी स्क्रिप्ट्स में भी। मतलब एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, मतलब एक तरीके का लैंग्वेज होता है, और दूसरी है यहाँ पे खारोशी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोका की जितनी भी चीजें, जो अशोका ने जितनी भी स्पीचेस या कोई भी मैसेज अगर दिया है तो कौन से स्क्रिप्ट्स में है वो? तो ब्राह्मी है, और खारोशी में भी कई जगह पर देखने को मिलती है। इट वॉज द टाइम ऑफ 1880 जब एक इंग्लिश स्कॉलर जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पहली बार अशोका की इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। याद रखें, इट वाज द 1880 जब पहले इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम अशोका की इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट कर पाए। वो मतलब आपसे पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं बेटा जो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, एनटीएससी एग्जाम स्टेज 1। ठीक है, इसके बाद अनुसंधान। अनुसंधान क्या था कि हर 5 साल में जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको भेजा जाएगा कहां पे? धामा के प्रचार के लिए। ठीक है, तो धामा के प्रचार के लिए आपको हर 5 साल के अंदर भेजा जाएगा, इसको कहा जाएगा अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है धामा महामंत्रास। ये याद रखना, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इन सबको आपको याद रखना है। अशोका के 14th ईयर के अंदर उन्होंने बोला कि आपको भैया धामा महामंत्रास आपको बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या है? धर्म के प्रचार, मतलब धामा के प्रचार के लिए आप क्या करोगे? अगर कोई धामा अडॉप्ट करता है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिड्यूसिंग द पनिशमेंट्स एंड फॉर हेल्पिंग द नीडीज। उन लोगों को छोड़ा गया, उन जो भी जिन्होंने भी क्राइम किया था उनको सबको छोड़ा गया, लेकिन इस शर्त पे कि आप क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे, और इसके अलावा आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की जिनको नीड होगी मदद की उनको आप मदद करेंगे। इस तरह की शर्तों के साथ इस चीज को अडॉप्ट किया गया। जिनको भी मतलब पनिशमेंट्स वगैरह थे उनको कम कर दी गई, लेकिन उसके साथ में ये चीज रखी गई। अच्छा, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोक, अशोका से इन्फ्लुएंस होकर के किंग था जिसका नाम था तीसा। इसने क्या किया? श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम, श्रीलंका का पूरा नाम भी यहां पर लिखा हुआ है ताम्परनी। ठीक है, तो यहां पर ताम्परनी या श्रीलंका के जो राजा थे जिसका नाम था तीसा, उन्होंने भी अपने आप को एक टाइटल दे दिया देवनम प्रिया। अगर आप इसका फर्स्ट स्लाइड देखेंगे तो वहां पर मैंने बताया है अशोका का पहला नाम क्या था, मतलब अशोका अपने आप को किस तरह से कई जगह पर अशोका का नाम देवनम प्रिया भी रखा गया, तो उन्हीं के नाम से इंस्पायर होकर इसने भी अपना नाम बदल लिया, देवनम प्रिया रख लिया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अशोका की डेथ के बाद क्या रहा, ये जो मौर्यन रूल था ये लगभग 50 सालों तक और रहा, लेकिन 50 साल के अंदर बहुत सारे रूलर्स चेंज हुए, और ये जितने भी रूलर्स थे ऑल दे वर वीक। जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था बृहद्रथा, इनके ही एक ब्राह्मण मिनिस्टर ने, मतलब इन्हीं के ही, जो ऐसा होता है ना राजा होता है, राजा के साथ में उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे या शुंगा जो थे, उन्होंने क्या किया? राजा को हटा दिया और वहां से फाउंडेशन कर दिया शुंग डायनेस्टी का या शुंगा डायनेस्टी का। ठीक है, मतलब ये कौन थे? बृहद्रथा के ब्राह्मण मिनिस्टर। और यहां से फिर उन्होंने क्या किया? जब राजा को हराया तो वहां से उसके बाद में मगध पे इनका कंट्रोल हो गया, और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका शुंग डायनेस्टी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का हुआ करता था, लेट्स सी। यहां पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार हमारे सामने आया कि वो फॉलो करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब एक ही के पास से रूल चालू का, मतलब एक तरीके से चलेगा। ठीक है,
ये पहली बार ऐसा एस्टेब्लिश हुआ था मॉडर्न टाइम पीरियड में, जहां पे सारा का सारा जो रूल था वो सेंट्रलाइज्ड पावर के कंट्रोल में था, और यहाँ पे राजा जो था वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, मतलब निर्दयी नहीं था, क्रूर नहीं था, पैसा छीनता नहीं था, लोगों से टैक्सेशन में भी रिबेट देता था कई तरीके से। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि किसी भी स्टेट के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चाणक्य जिसको आप कहते हो, जो अशोका के और चंद्रगुप्त के कहीं ना कहीं टीचर रहे, ठीक है। तो अशोका के टीचर कौन? कौटिल्य। इन्होंने बताया कि किसी भी स्टेट के अंदर उसके 7 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले राजा होता है, फिर अमित्य मतलब उसके मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसका राज्य जनपद होता है, फिर एक दुर्ग होता है, एक कोश होता है, उसकी सेना होती है, और साथ में उसके मित्र होते हैं। मित्र मतलब पड़ोसी। किंग, अमित्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अ प्रीस्ट, के रिलीजियस नॉलेज भी रहे उसको, और मैनेजमेंट देखे, सेनापति जिसको अपन कहते हैं, उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको चुना जाता था, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुना जाता था। और इन दोनों को चूज करने को, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है उपधा परीक्षणा। तो उपधा परीक्षणा क्या होता था? जब कोई सेनापति को या फिर प्रीस्ट को राजा अपॉइंट कर रहा होता था तो उसको कहा जाता था उपधा परीक्षणा। ये बिल्कुल सेम वैसे ही वर्ड लग रहा है मुझे तो, जैसे हैरी पॉटर के अंदर कोई मैजिक कर रहा हो, मैजिक स्पेल कर रहा हो, और लास्ट में हिंदी में डबिंग जब होती है ना तो इस तरह का संस्कृत वर्ड यूज करते हैं, प्रतीक्षणा, ठीक है। तो वैसे ही वर्ड लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, याद रख लेना तुम, उपधा परीक्षणा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। यहाँ पर अब हम देखेंगे इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। तो चलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे समझना, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे उन्होंने कहा कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने के लिए 18 ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनको आप क्या कहते थे? तीर्था। तीर्था कौन थे? 18 ऑफिशियल्स, जिसमें अमूमन मिनिस्टर होते थे, प्रीस्ट होते थे, कमांडर होते थे, प्रिंस होते थे, जो अलग अलग जगह पर राजा की जो वर्क है उसको कंप्लीट करते थे। इन सभी लोगों को 18 टोटल लोगों को कहा जाता था तीर्थास, ठीक है। क्या कहते थे? तीर्थास। आगे इसमें एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब इन 18 लोगों के ऊपर भी एक पर्सन होगा जो इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, और उसको कहा जाएगा महामत्या। क्या कहा जाएगा? महामत्या, ठीक है। मैं काफी डीपली आपको इस चीज को बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि एनटीएससी स्टेज 1 में तो नहीं, स्टेज 2 में जरूर आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, बट फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था इन तीर्थास का? महामत्या। कई बार आपने वर्ड सुना होगा वैसे तो। समाहर्ता एक और शब्द था। समाहर्ता वो व्यक्ति होता था इन 18 ऑफिशियल्स में से जिसका काम होता था कलेक्शन करना रेवेन्यू का, और सन्निधता वो व्यक्ति होता था जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अन्न कोश और जो ट्रेजर है, मतलब जो धनवान है, धन है, उसकी बिल्डिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ना ही तो पैसा खर्च होना चाहिए और ना ही हमारे अन्न कोश, मतलब अन्न मतलब जहां पे खाने वाने की चीजें होती है ना, वो भी खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम होता था सन्निधता का। और संहारता का मतलब होता था जो टैक्स कलेक्शन का काम करता था, एक तरीके से कलेक्टर। अगर हम यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर लगभग 5 प्रोविंसीज थी। प्रोविंसीज का मतलब जैसे अपने यहां पे यूटीज होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वैसे ही अशोका की टाइम ड्यूरेशन में भी लगभग ये 5 प्रोविंसीज थी अलग अलग। मतलब ऐसे समझो कि अशोका का ये जैसे ये अपना प्लेस है, यहां पर मान लेते हैं अशोका का पूरा भारत वर्ष पे किसका राज था? मौर्यन डायनेस्टी का। तो कहां कहां पे वो 5 जगह है जहां से इनका एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था। सेंट्रलाइज सिस्टम तो था ही, एक जगह तो राजा रहेगा ही, बट उसके अलावा भी तो पूरे के पूरा मैनेजमेंट करना है, तो उन्होंने 5 पार्ट में बांट रखा था। उत्तर प्रथा, अवंती राष्ट्र उज्जैन में, देखो उत्तर प्रथा को तक्षशिला भी कहते हैं, इंडिया के नॉर्थ में है, फिर उज्जैन, फिर कलिंगा कौशाली, फिर दक्षिण प्रथा और मध्य देश पाटलिपुत्र। तो ये वो 5 जगह थे जहां से आपका ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलता था। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा, इन 5 को मैंने मार्क कर रखा है, देखिए। नेक्स्ट देखिए,
ये जो रूलर्स होते थे इन प्रोविंसीज के, तो इन प्रोविंसीज में जनरली इनको कुमार कहा जाता था या आर्यपुत्र कहा जाता था। ठीक है, इन सारी प्रोविंसीज में, जैसे किसी देश के अंदर कोई प्रोविंसी होती है, प्रोविंसी मतलब जो स्टेट्स होते हैं उसके ऊपर रूल करने वाला, जैसे हमारे यहाँ तो सीएम कहते हैं, बट वहां पर उस टाइम पर कुमार कहा जाता था। ये कुमार बेसिकली कौन होते थे, या तो ये होते थे प्रिंस या फिर अपॉइंटेड कोई भी पर्सन। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो रूल होता था वो राजा के हाथ में रहता था, जो सेंटर लेवल पे काम कर रहा होता था। इनको ये जहां पे रूल कर रहे हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए ये उसको और डिविजन्स में बांट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है, उस टाइम पर भी ऐसे ही था। इसको अहर या फिर तिसाया कहा जाता है। ठीक है, या तो तिशाया या फिर अहर, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देना। अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होगा वो तो एक तरीके से राजा हो गया उस जगह का, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है अगर डिस्ट्रिक्ट्स वाइज की अपन बात करें तो उसको कहा जाता है गोपाज। गोपाज के थ्रू किया जाता था, या फिर स्थानिक्स के थ्रू इसको क्या किया जाता था, रूल किया जाता था। गोपा कई बार आप वर्ड सुनेंगे, गोपाज कई बार पूछा गया, बोला गया। ठीक है, तो गोपाज कौन होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते थे, या फिर स्थानिक्स होते थे जो यहाँ पे मैनेजमेंट संभालते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन विच इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहां पर किस तरह से सिटी को मैनेज किया जाता था। सिटी मैनेज करने के लिए कौन, तो मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में लिखा था कि सिटी का मैनेजमेंट कंट्रोल होता था म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू। म्युनिसिपल कमीशन या कॉर्पोरेशन, मतलब आप कह सकते हो वहां पर भी लोगों का एक ग्रुप होता था जिसमें 30 लोग होते थे, और आगे चल के ये जो 30 लोग होते थे ये 6 बोर्ड्स में, 6 डिफरेंट ग्रुप्स में, डिविजन्स आप कह सकते हो कौन से होंगे, डिपार्टमेंट बोल सकते हो, 6 बड़े डिपार्टमेंट्स में, और हर एक डिपार्टमेंट में 5 मेंबर होते थे। इस तरह से टोटल 30 लोगों के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता था। अगर हम इसमें मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो मिलिट्री सिस्टम में 6 कमिटीज हैं, और सेम वैसे ही 6 तो बड़े विभाग हैं और उनमें सब में कितने, 5 मेंबर हैं। मतलब यहां पर भी सेम वैसे ही लगभग 30 लोगों का ग्रुप होता था मिलिट्री सिस्टम में, जिसके अंदर कौन कौन से होंगे, 5 मेंबर कौन से होंगे, देखो 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर इसने कहा ये जो कमिटीज होती थी इनको 5 अलग अलग डिपार्टमेंट देखते थे। मतलब अगर ऐसे देखें मिलिट्री के अंदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल एग्जिस्ट। सबसे पहले इसमें आएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ओके, यहां पे पैदल आएगा, अश्व आएगा, हाथी आएगा, रथ आएगा और नेवी आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया, तो देयर विल बी सम पीपल जैसे जो क्या करेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट का काम करेंगे, जिसमें पैदल मतलब जो लोग पैदल लड़ेंगे, जो घोड़े पे लड़ेंगे, जो हाथी पे बैठ के लड़ेंगे, जो रथ पे बैठ के लड़ेंगे, और जो नेवी मतलब सी वेज के थ्रू लड़ेंगे, उन सभी को इन्होंने ऐड किया है किस पे, मिलिट्री के अंदर। तो देखो यहां पर इसने बताया कि यहां पर सेपरेट डिपार्टमेंट की सेपरेट मिलिट्री थी। इस मिलिट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिनको 6 कमिटीज में डिवाइड किया, हर कमेटी में 5 लोग होंगे। ऐसे ही एक दीज कमिटी लुक्ड आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स। ये जो 6 कमिटीज हैं इसके अंदर जो लोग हैं इनको टेक केयर कौन करेगा, एक डिपार्टमेंट टेक केयर करेगा, एंड दैट वुड बी पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नेवी, और फिर इनके ऊपर ये 6 कमिटीज रूल कर रही होंगी। देखिए आगे क्या है। इनके यहाँ के जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो देखो किंग के पास में ही वॉज द एक्चुअली हेड ऑफ दिस जुडिशरी डिपार्टमेंट एज वेल। इसने 2 कोर्ट बना दिए, जैसे अभी भी कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है, ऐसे ही यहां पर भी 2 कोर्ट थे, एक सिविल कोर्ट था और एक क्रिमिनल कोर्ट था। वहां पे सिविल कोर्ट को कहा जाता था धर्मस्थ्य और क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता था कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन और धर्मस्थ्य, ये वो 2 कोर्ट थे जिनके अंदर वर्क किया जाता था अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। सिविल क्या होता है, जो भी डिस्प्यूटेड होते हैं, मतलब आप कैसे कह सकते हो, कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, रिलेशंस हैं, ज़मीन को लेकर विवाद है, चोरी चकारी का विवाद है, उसमें वो तो हो गए आपके सिविल। और क्रिमिनल में किसी को जान माल की हानि हुई है, कोई क्राइम किया है, चोरी हो गई है, मर्डर हो गया है, उन सबको क्रिमिनल। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी पूरी तरीके से वर्णा सिस्टम पर बेस्ड थी। 4 वर्ण होते थे। 4 वर्ण कौन से हैं, तुम जानते हो 4 वर्णों को, वो होते थे बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ये बेसिक 4 वर्णा सिस्टम का पार्ट थे, मतलब सोसाइटी पूरी तरीके से इसी के ऊपर काम करती थी। इसके अंदर वर्णा सिस्टम में और दूसरी कैटेगरीज भी थी, कई और भी कैटेगरीज इसमें ऐड की गई थी। ठीक है, 4 कैटेगरीज के बाद भी दूसरी अलग अलग कैटेगरीज। मैगस्थनीज ने अपनी बुक के अंदर बताया कि जो इंडियन सोसाइटीज थी उसको डिवाइड किया गया 7 कास्ट में, जैसे दार्शनिक्स, किसान, कारीगर, सैनिक,
निरीक्षक, सभासद, शासक और मतलब मिनिस्टर्स एंड शासक हो गया। तो लगभग इन्होंने कहा, मैगिस्थनीज ने बताया कि लगभग सोसाइटी के अंदर जो लोग थे उनके प्रोफेशन के हिसाब से भी उसको डिवाइड किया गया। ये तो वर्णा सिस्टम था जिसमें 4 वर्ण बताए, उसके काम को करने का तरीका बताया, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग लोग बताए जिसके अंदर इन्होंने 7 कैटेगरीज बताई जो कि थे फिलोसोफर्स, फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर, इसके अलावा मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दीज 7 पीपल वर देयर। नाउ लेट्स सी द मैप। इस मैप के अंदर वी विल ट्राई टू नो कि किस तरह से कौन कौन सी जगह से इन्होंने रूल किया। देखिए सबसे ऊपर चले जाते हैं अपन। ये पाटलिपुत्र, ये सबसे मेन था, यहां पर राजा रहा करता था। इसके अलावा उज्जैन मैंने आपको बताया अभी, कांधार मैंने आपको बताया, तक्षशिला मैंने आपको बताया, इसके अलावा पाताला और भी बहुत सारे ऐसे मेजरली पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो स्टार मार्क किए हुए हैं इन सबको थोड़ा सा फोकस कर लेना। यहाँ पे राजा का जो रूल होता था वो मेजरली था। ठीक है, तो चलिए, सो इस तरह से हमने इस डायनेस्टी को देखा, मॉडर्न डायनेस्टी कंप्लीट की और एक इंट्रो ले लिया एक तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सम मोर डायनेस्टीज और गुप्ता डायनेस्टी तक हम पहुंच के इस वाले सेगमेंट को खत्म कर देंगे। और क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा सा रैपिडली हमें बढ़ना पड़ेगा, लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं, पूरा देखना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि जो जो नोट्स अपन ने लिखे हैं उनको मार्क करते जाएँ आप। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस बने उनकी प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चंस अपन इसमें ऐड नहीं कर सकते कि कोई स्टेट में कुछ और पूछा गया है एनटीएससी में, हालांकि मैक्सिमम जो मेजरली इस साल के हिसाब से हैं वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ एक नई डायनेस्टी। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।